तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एम का हमारा काफी लेट चल रहा है और इसकी जो टाइमिंग्स हैं उसमें काफी लेट लतीफी देखी जा रही है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि हमारे वायु सेना प्रमुख की तरफ से कुछ चीजों को यहाँ पर रिवील किया गया है, जहाँ पर कई सारी ऐसी चीजों को बताया गया है जो कि हमारे एमका के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होने वाली है। ऐसे में दोस्तों हमारे वायु सेना प्रमुख का कहना है कि इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर ऑलरेडी 3.5 साल का डिले हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही भारतीय वायु सेना और भारतीय सरकार चाहती थी कि इस प्रोग्राम को एक प्राइवेट एंटिटी लीड करे और इसी कोशिश में एक स्पेशल व्हीकल यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि डीआरडीओ से डिजाइन लेता, भारत सरकार और मार्केट से यहाँ पर फंड लिया जाता और एचएएल की फैसिलिटी को यूज करते हुए भारतीय वायु सेना की रिक्वायरमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया जाता। लेकिन दोस्तों पिछले 3 सालों से भारतीय सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी तक सामने नहीं आई है और इसीलिए ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाया है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पर कोई भी सामने निकल कर आएगी। और दोस्तों अगर इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलता है तो ये प्रोग्राम इसी तरह से लटका रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इश्यू ये है कि यहाँ पर लोगों को बताया गया था कि प्राइवेट कंपनी भारत के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगी तो ये इक्विपमेंट काफी तेजी से बन सकते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को करती हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का और टाइमली यहाँ पर काम को किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की भी बात की जाए, प्रोडक्ट बनाने में प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से प्रोडक्ट को बना सकती हैं और इसकी क्वालिटी भी बड़े आराम से मेंटेन की जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जब सरकारी कंपनियां काम करती हैं तो उनका नेचुरल वे ऑफ वर्किंग यहाँ पर काफी नेचुरल होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, सरकारी ह्यूमन रिसोर्स और सरकारी फंडिंग इन्वॉल्व होती है और इसी वजह से यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पर जो परेशानी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी का सॉल्यूशन भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कई बार इस तरह के काम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है और वहीं अभी तक आपको देखने को मिला है कि अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर बड़ी तेजी से काम नहीं हो पाया है और उसके रीजन भी केवल वही है कि अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री नहीं कर पाई है। ऐसे में दोस्तों अगर एमका के कॉन्टेक्स्ट में आज की सिचुएशन को समझें तो सबसे पहले स्पेशल पर्पस व्हीकल को ध्यान से समझना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बेसिकली एक नई एंटिटी बनाई जाती है जो कि फेरेट कंपनी मिलकर बनाती है। इसको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है और ऐसा करने से पेरेंट कंपनी से रिस्क यहाँ पर आइसोलेटेड हो जाता है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कई सारे प्रोजेक्ट्स को इस तरह से किया गया है जहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है और इस मॉडल से भारतीय सरकार को रिजल्ट्स यहां पर मिले हैं। लेकिन अगर यहां पर डिफेंस की बात की जाए तो चीजें यहां पर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और यहां पर कई सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि अगर भारतीय सरकार यहां पर एमका के ऑर्डर्स को एश्योर करती है तो नेचुरली कोई भी कंपनी सामने निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एमका के जो ऑर्डर्स हैं वो कंडीशनली यहाँ पर हो सकते हैं और भारतीय वायु सेना की तरफ से ये चीजें कमिट की जा चुकी है कि वो कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर की अनसर्टेनिटी की परेशानी नहीं है, बल्कि भारतीय वायु सेना यहाँ पर कंफर्म कर चुकी है कि भारत के अंदर बना हुआ एमका ही परचेज किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए फंड्स भी भारतीय सरकार की तरफ से अलॉट किए जाएंगे और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एचएएल की फैसिलिटी का भी प्रयोग कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यहाँ पर यही है कि एमका का जो डिजाइन अभी डीआरडीओ की तरफ से बनाया जा रहा है वो पेपर के ऊपर भारतीय वायु सेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करेगा। लेकिन जब एक्चुअल एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनकर निकल कर आएगा तो एक्चुअल कंडीशंस में यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा और लैब की स्पेसिफिकेशन वर्सेस एक्चुअल एयरक्राफ्ट की एक्चुअल कंडीशन में जो परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पर काफी अलग दिख सकती है। और ऐसे में आप मान के चलिए कि भारतीय वायु सेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण यहाँ पर नहीं किया जाता है तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऐसे प्रोग्राम में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुकी होगी जो केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बनकर रह जाएगी। और ऐसा दोस्तों हमने तपस के केस में भी देखा है जहाँ पर तपस को बनाया गया, टेस्ट किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जब तक सिस्टम यहाँ पर भारतीय सेनाओं की सारी कंडीशन
स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्शन में नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में ये प्राइवेट कंपनी एक ऐसे प्रोग्राम के ऊपर पैसे, रिसोर्सेस और समय इन्वेस्ट कर देगी जहां पर उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी का स्टैंड समझना जरूरी है, और पहले यहाँ पर समझना जरूरी है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेगा जो अभी तक भारत के अंदर डेवलप नहीं की गई है, और उसके बाद में मार्क 2 वेरिएंट के अंदर एक इंडिजिनस इंजन भी यूज किया जाएगा जो एक फॉरेन OEM के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। और इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी के सहारे कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो भारतीय सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ इस तरीके के डिसीजंस लेने चाहिए, जहाँ पर देखा जाए तो डिजाइन यहाँ पर DRDO का होगा, साथ ही डेवलपमेंट पार्टनर को यहाँ पर ऐड किया जाए। ऐसे में दोस्तों आप समझ के चलिए कि स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पर तब ज्यादा सेंसिबल होगा जब यहाँ पर DRDO अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा और प्राइवेट पार्टनर इस पर काम कर रहा होगा। और ऐसे में दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि किस तरह से MRFA टेंडर के अंदर अपनी बिड्स यहाँ पर दूसरे देशों की तरफ से लगाई गई हैं, और जो दूसरे देश हैं वो यहाँ पर भारत की किसी कंसर्न कंपनी के साथ मिलकर इस MRFA प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। और ऐसे में दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट अभी स्टक है, और इसीलिए यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय सरकार की तरफ से आखिरकार जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के चलते भारत की तरफ से एक बड़ा गेम प्लान यहाँ पर खेला गया है, और सच मानिए कि भारत अब वो तैयारी यहाँ पर कर रहा है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चीनी नौसेना को यहाँ पर टक्कर देने वाली है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, और वही इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में समुद्र से लेकर आसमान तक के डिफेंस डील पर चर्चाएं होंगी। ऐसे में दोस्तों राफेल M जैसे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट की यहाँ पर डील की जाएगी, तो यहीं से भारत अपने प्रोजेक्ट 76 की तैयारी भी शुरू कर देगा। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनने वाली पनडुब्बियों का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, और अब भारत अपने प्रोजेक्ट 76 को लेकर आक्रामक है, और प्रोजेक्ट 76 के तहत बनने वाले 6 डीजल पनडुब्बियां हर मामले में बेहतर, एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन की होंगी। वहीं अगर देखा जाए तो चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के प्रोजेक्ट 76 में फ्रांस पहले से ही भारत को बढ़ चढ़कर टेक्नोलॉजी शेयर करने का प्रस्ताव दे चुका है, और साथ ही भारत की पनडुब्बियों की परियोजना में फ्रांस के ऐसे बढ़ चढ़कर आने से अब रूस को कहीं न कहीं पछतावा हो रहा है। रूस को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने भारत की पनडुब्बियों की परियोजना को खुद से अलग करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिसका नतीजा अब यह है कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों को भारत के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिल चुका है। यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रांस ने भारत को प्रोजेक्ट 76 के तहत बनने वाली पनडुब्बियों के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी और डिजाइन को देने का वादा किया है जो अभी तक दुनिया के कोई भी नौसेना इस्तेमाल नहीं करती है। अब देखा जाए तो फ्रांस कहीं न कहीं भारत के लिए रूस की जगह ले रहा है, जबकि वहीं भारत के डिफेंस से दूर होते रूस को पछतावा हो रहा है। और ऐसे में दोस्तों हमने काफी पहले ये बताया था कि किस तरह से रशिया यहाँ पर अपने स्पेस को खाली करता जा रहा है, और उसी स्पेस को यहाँ पर फ्रांस की तरफ से फिलअप किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।